कहीं कहीं रिचार्जिंग सिस्टम, मेरे अपने क्षेत्र में भी हमने एक साल बहुत, जब वाटर लेवल डाउन गया था तो सबने मिल करके ताकत के साथ रिचार्जिंग सिस्टम पे काम किया था। ये होता है कभी कभी, मगर फिर भी इन जनरल क्या होना चाहिए, कैसी योजनाएं। एक मैं सच बताती हूँ, मैं भी आपकी जैसी सांसद हूँ, मगर एक बात ज़रूर, मेरे अपने क्षेत्र में भी चर्चा हुई, मेरा जिला ओडीएफ डिक्लेयर हो गया कि ओपन डेफिकेशन फ्री। बहुत अच्छा लगा, हमने खूब मेहनत की थी। और अभी एक बार जब मैं गई थी एक गांव में, तो वहाँ चर्चा आ गई कि नहीं बाबा, ये नहीं पोसाता, हम फिर से हम तो जाएंगे खुले में। मैंने कहा क्या हो गया? बोले एक एक बाल्टी पानी लगता है उस लैट्रिन में, कहाँ से लाएंगे इतना पानी, वो तो एक लोटे में काम। एक कॉमन चीज़ मैंने बताई। तब मैंने भी कहा कि इस पर भी रिसर्च आवश्यक, कि ये जो समस्या है, हम किस प्रकार के टॉयलेट बना सकते हैं, कैसे इस समस्या से भी निपट सकते हैं, कम पानी में कितना अच्छा काम हो भी सकता है, खेती किस प्रकार से हो। जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी शुरुआत हुई कि जल ही जीवन है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पर इसका मुझे एहसास नहीं हुआ था। जब मैं 86 में आया तो 87 में इस देश में सूखा पड़ा और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कंटीजेंसी प्लान डेवलप करने का। तब मैं उसकी निटिग्रिटी और इंटीग्रिटी को समझने का प्रयास किया। और जब इथोपिया में 1990, 91, 92 का भयंकर सूखा पड़ा था, तो मुझे यूएन ने वहाँ लीडर बना के भेजा था 3 महीने के लिए कि उनका सीड सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाया जाए। वहाँ मैंने जीवन में पहली बार एक अतिथि के रूप में एक किसान के घर कैक्टस के बीज की रोटी खाई थी। तब मुझे महसूस हुआ कि अन्न होता क्या है। उसी इथोपिया में मैंने देखा कि 600 किलोमीटर लॉन्ग वाटर बॉडीज है। सूडान से होके इजिप्ट में नाइल से होते हुए अलेक्जेंड्रिया में पूरा का पूरा पानी गिर जाता है, पर वो पानी वाटर ट्रीटी की तरह उपलब्ध नहीं होता, उसको उपयोग में वो नहीं ला सकते। तो उस मिशन की जो रिपोर्ट बन रही थी, चूंकि मैं लीडर था मिशन का, मेरे साथ 2 बड़े वरिष्ठ प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, सारा एस्टिमेट कर रहे थे कि ये सिक्योरिटी, सीड सिक्योरिटी बनाने के लिए कितना स्टोरेज लगेगा, कितना पैसा लगेगा। मैंने उनकी रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट में एनेक्स कर दिया था और सिर्फ इतना लिखा था कि बीज की समस्या वो भी ड्राउट पड़ने पर इट कैन नॉट बी डेल्ट इन सिंपल इकोनॉमिक जार्गन्स। ड्राउट को इस परिवेश में पहचानने की आवश्यकता है कि बीज बिल्कुल नहीं है और पड़ोसी देशों से वहां युद्ध चल रहा था, हमें बीज नहीं मिलता, ए क्रॉप इज फॉरगॉटन, सो ह्यूमैनिटी विल बी एट स्टेक। सो कोई भी कीमत इसके लिए कम होगी। So seed security, food security, in my best judgment, an integral part of national security. पहली बात ये मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैंने एक विस्तृत नोट दिया है, ये सर्कुलेट हुआ है, जानबूझ के मैंने प्रयास किया है कि सारी बातों को मैं इसमें लिखूं। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसीलिए आपकी अनुमति से हिंदी में बोल रहा हूँ। और ये 46 से 70 पेज तक है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उसको माननीय सदस्यगण पढ़ेंगे। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी आंखों में, हमारे एप्रिसिएशन में नहीं है। किसके दिमाग में आता है कि जब से ये पृथ्वी बनी, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जितना पानी था उतना ही है। ये H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है कांस्टेंट है। आबादी अबाध गति से बढ़ती जा रही है। ये पानी कभी जमीन के अंदर है, कभी भाप बन के ऊपर है, कभी नदी में है, कभी नाले में है, कभी समुद्र में जाता है। लेकिन ये H2O का मिक्सचर जो है, जो जीवन के लिए आवश्यक है, वो कांस्टेंट है। पहली बात। दूसरी बात, विश्व में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है,
ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि पूरे विश्व की 17% आबादी भारतवर्ष में रहती है। पूरे विश्व का हमारे पास मात्र 4.2% पानी भारतवर्ष में है और पूरे विश्व का मात्र 2.3% जमीन भारतवर्ष में है। 2.3% जमीन, 4.2% पानी से 17% आबादी का भरण पोषण, कुपोषण निवारण कैसे होगा, यह एक विचारणीय विषय है। पर यूनिट जमीन और पानी पर जितना प्रेशर दुनिया में है, भारतवर्ष में वो प्रेशर 5 से 6 गुना ज्यादा है पर यूनिट पर। ये हमें सोचना पड़ेगा। और जो इंडो गंगेटिक एलुवियम की हम बात करते हैं, जो मोस्ट प्रोडक्टिव, मोस्ट फर्टाइल जमीन है, इसमें तो घनत्व तो जो है दुनिया में मेरी समझ से सबसे ज्यादा है। पहली बात। दूसरी बात, जब हम स्वतंत्र हुए थे तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इस देश की 111% थी, आज 137% है। तब हम 140 प्लस माइनस 2 मिलियन हेक्टेयर में खेती करते थे। 2016 में अध्यक्ष महोदया हम 140 प्लस माइनस 2 मिलियन हेक्टेयर में खेती करते हैं। जितने में खेती हम तब करते थे उतने में खेती अब कर रहे हैं। आबादी 3 गुना बढ़ गई है। तो फसल उत्पादन के लिए और पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इस सारे डॉक्यूमेंट में दिया गया है कि कितना आवश्यकता पड़ेगी और कितनी ये क्राइसिस है। पर हम वाटर का कर क्या रहे हैं? चेरापूंजी में विश्व का सबसे अधिक बरसात होती है, वहां सेकेंड क्रॉप नहीं होती, वहां पीने के लिए पानी नहीं मिलता जाड़े के दिन में, क्योंकि हमने वाटर हार्वेस्टिंग, जुडिशियस एंड इफेक्टिव यूज ऑफ वाटर, मल्टीपल यूज ऑफ वाटर, कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर, वाटर प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट के बारे में सोचना बंद कर दिया है। सो इंटेंसिटी बढ़ा के ही प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। जो हमारा ग्रीन वाटर है, बहुत ज्यादा ग्रीन वाटर है, वर्षा का पानी है, पर हम यूज क्या कर रहे हैं? आज भी भारतवर्ष जो टोटल वाटर यूज कर रहा है उसका 24% ब्लू वाटर यूज कर रहा है, जो सतह पर पानी है या जमीन के अंदर पानी है। हमारा पड़ोसी चाइना, वो भी काफी पॉपुलस नेशन है, वो 14% यूज कर रहा है और अमेरिका 11% यूज कर रहा है। ये अंडरग्राउंड वाटर जो नीचे चलता जा रहा है, कहीं कहीं तो 1 मीटर नीचे चलता जा रहा है। मुझे याद आता है प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन इन पंजाब एंड हरियाणा, मिथ और रियलिटी, 97 में जो रिपोर्ट आई थी उसका मैं मेंबर सेक्रेटरी था। और मुझे याद है कि जब वो रिपोर्ट ड्राफ्ट हो गई थी, 101 पेज की रिपोर्ट थी, और वहां के मुख्यमंत्री जी को हम लोग ले गए कि दिखा दें, इनसे कह ले, अब सबमिट करने जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि क्या तुम्हारे को पता नहीं है कि हमें पता नहीं है? क्या तुम हमारे को इलेक्शन हरवाना चाहते हो? हम लोग कहा नहीं सर, हम तो वैज्ञानिक हैं, हमारा काम है विश्लेषण करके आपके समक्ष रख देना। उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें थी, उसमें एक चीज थी कि अगर आप अप्रैल और मई में धान उगाएंगे तो 40-45 डिग्री सेल्सियस पर इवेपोट्रांसपिरेशन इतना ज्यादा होगा कि अंडरग्राउंड नीचे पानी जब जाएगा तो एक तो एनर्जी लगेगी और दूसरी बात, ये पानी मिलेगा कहां से? कहीं आर्सेनिक की प्रॉब्लम देश में आ रही है तो कहीं फ्लोराइड की प्रॉब्लम्स आ रही है। क्वालिटी जिस हिसाब से डिटेरियोरेट कर रही है और उस पानी को जितना नीचे जाता है ऊपर लाने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगती है। बहरहाल उस समय तो नहीं, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि अब वहां आदेश पारित हो गया, लेकिन 10 बरस लगा उस आदेश को पारित करने में कि 15 जून के पहले कोई धान की खेती नहीं करेगा। हम एक उदाहरण ले रहे हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पानी कांस्टेंट है, ये स्केर्स रिसोर्स है। आबादी तब से 3 गुना बढ़ गई, जमीन उतनी की उतनी है, इंटेंसिफिकेशन से ही करके होगा। दूसरी बात, जो वाटर प्रोडक्टिविटी है, हमारे यहाँ वाटर यूज इफिशियंसी जो है देश में मुश्किल से 20-25% की वाटर यूज इफिशियंसी है। 435 मिलीमीटर के आसपास जो है इजराइल में रेन होती है, वहां वाटर यूज इफिशियंसी मिनिमम 80% है। हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में? यह चिंतनीय विषय है।
जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जमीन की, हम इसलिए नहीं जमीन को मदर अर्थ कहते कि एक मान्यता है। मदर वो है, माँ वो है जिसको धारण करने की और उत्पत्ति करने की सामर्थ्य हो। और हम ये भूल जाते हैं कि हम तो होमोसेपियन मानव मात्र एक स्पेसीज हैं। एस्टिमेट आज ये हैं कि इस विश्व में 50 मिलियन स्पेसीज है, और उसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई 1.5 मिलियन तो फंगस है, इंसेक्ट्स 30 मिलियन हैं। उनके लिए भी पानी आवश्यक है। तो ये ड्राउट पड़ता है तो फसल ही नहीं जाती, हमारे पशु पक्षी ही नहीं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उनके लिए कार्बन कंटेंट की आवश्यकता होती है, उनका भोज्य पदार्थ है। सब कुछ जानने के बाद, इतना क्लाइमेट में परिवर्तन होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद, अबाध गति से अगर आप जाएं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई में जाएं तो आज भी जितने स्टेबल्स हैं वो जलाए जा रहे हैं। कार्बन कंटेंट कहाँ से जमीन में आएगा? अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहाँ से रहेगी जमीन की? ये छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, ये बहुत ही। पंजाब और हरियाणा की सॉइल में जब 1970 में जहाँ से ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था मैडम, उस समय कार्बन कंटेंट 0.5% था, आज कार्बन कंटेंट 0.25 है, आधा हो गया है। टोटल फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी इज बाउंड टू डिसेलरेट। इसलिए वही पैदा करने के लिए अधिक से अधिक इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इज सिंपली द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी बाय मीन्स ऑफ ए बायोलॉजिकल सिस्टम विच इज स्टोरेबल, पोर्टेबल एंड मार्केटेबल। सिर्फ सोलर एनर्जी केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है पौधे के द्वारा, और उस कन्वर्जन के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है। तो अगर हम वो ग्राउंड रियलिटीज, ग्राउंड ट्रुथ, ग्राउंड इन्वायरमेंट को बदलेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को कन्वर्ट करने में। तो एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल, बैंकेबल नहीं होगा। जहां तक वाटर पॉलिसीज का सवाल है, हमने अपने नोट में डिटेल दिया है कि कहां कहां काम करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति अगर देश का जब तक ये रियलाइज नहीं करेगा, जब तक ये नहीं होगा कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, बड़ा सिंपल है, इसके लिए बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप सिर्फ, रिसर्च एम्पली प्रूफ किया है कि अगर 9 इंच की मेड़ आप अपने खेत के चारों तरफ कर दे, छोटे छोटे रिचार्जिंग के लिए गड्ढे कर दे, लेजर लेबलिंग कर दे, और सिर्फ 9 इंच की मेड़ जो है 90% इन सीटू वाटर कंजर्वेशन कर देती है। पर हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। मैं जो हूं अपनी बात को इसलिए यहां समाप्त कर रहा हूं कि मैंने कहा एक डिटेल्ड नोट मैंने हर इश्यू पर दिया हुआ है। इसलिए मेरी अपेक्षा है कि इसको पढ़ा जाए। आपका जो रिसर्च इनिशिएटिव है उस पर एक कमेंट करना चाहता हूं, श्री जो लिखा हुआ है, क्योंकि मैं कॉशन कर रहा हूं। मेरा दृढ़ मत है कि रिसर्च या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन आइसोलेशन इट वुड बी डांसिंग इन आइसोलेटेड आइलैंड्स। इसलिए आपकी जो नीति है, जो आप बनाते हैं, नीति निर्धारण और उसका अच्छी प्रकार क्रियान्वयन ही इस मूलभूत समस्या का समाधान है। और श्री मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कमेंट दे रहा हूं कि ये नाम आया सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। मेडागास्कर एक छोटा सा कंट्री है, वहां से आया। वहां 1.5 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती होती है। आज करीब 35 बरस ये हो गया। 35 बरस में वहां 30,000 हेक्टेयर में ही इस सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन हुआ। ये प्रोडक्टिव है, इफेक्टिव है, पर इंप्लीमेंटेबल है कि नहीं, क्योंकि इसके लिए टेबल टॉप जमीन चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं और इसलिए इंगित कर रहा हूं कि जो इनिशिएटिव है ये वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन ये लॉजिकल एंड तक जाना चाहिए। और जब तक अनुसंधान विकास को एक पॉलिसी इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, माननीय अध्यक्ष महोदया, कोई प्रोटीन कंटेंट पल्सेज में क्यों बढ़ाएगा अगर प्रोटीन के हिसाब से उसको दाम नहीं मिलेगा? कोई दूध में फैट का अगर वैल्यू नहीं मिलेगा तो रिसर्च करके फैट, क्योंकि
वही एनर्जी का कन्वर्जन है। एक एनर्जी कन्वर्ट करने में, फैट कन्वर्ट करने में 8 गुना ज़्यादा एनर्जी लगती है, उसके आधा लगती है प्रोटीन में, और आलू इसलिए बहुत पैदा होता है कि वो स्टार्च है, उसके कन्वर्जन में कम एनर्जी लगती है। तो जो पॉलिसी इन्वायरमेंट, पॉलिसी हैज़ टू बी इन पर्सपेक्टिव, चाहे वो रिसर्च की है, चाहे वो डेवलपमेंट की है, चाहे वो पॉपुलराइजेशन की है। पर ये बहुत ही मेरी समझ से इससे गंभीर प्रश्न और कुछ हो नहीं सकता। और जब तक खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, जब तक वाटर की रियल, मैं इसलिए बात कह रहा हूं, हम में से कितने लोगों का ध्यान इस तरफ जाता है कि 1 किलो चावल पैदा करने के लिए कम से कम 2003 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और ये रेंज जो है 2003 से 5000 लीटर वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ राइस। हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो ध्यान हमें देना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्थिति जो है निश्चित रूप से बाहर जा रही है, और बहुत इलाकों में तो बाहर जा चुकी है।